Hello everyone. Today I will discuss a new topic, that is motion of center of mass. Yesterday, that means last topic, as I discussed all about center of mass, that is center of mass of system of particles. Now today the topic is motion of center of mass. तो एक रिजिड बॉडीज कंसिडर करते हैं, दैट इज द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होगा वो n होगा, और डिफरेंट मासेस ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, m1 m2 m3 mn, इस तरह के ढेर सारे पार्टिकल्स है, तो सारे का मास अलग अलग इस तरह का होगा, और सारे का पोजीशन वेक्टर्स जो होगा r1 r2 r3, तो इस तरह का पोजीशन वेक्टर होगा, और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होगा। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, दैट इज सेंटर ऑफ मास को हम लोग ने डिफाइन किया था, उसी को आगे लेते हुए उसका हम लोग सेंटर ऑफ मास का हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर क्या फोर्स लगेगा किसी भी रिजिड बॉडी पे ऐसे या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे, जो फोर्स लगेगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। फिर मोमेंटम कंजर्वेशन से हम लोग मोमेंटम देखेंगे। तो ये सब सारे टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास टॉपिक के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। That is motion of the center of mass. Center of mass. That is CM. तो सेंटर ऑफ मास का मोशन से रिलेटेड है। लेट्स कंसीडर a rigid body. This is x-axis. This is y-axis, and this is origin, and this is z-axis in a 3-dimensional space. The rigid body, this is rigid body, or it is also called a system of particles. System of particles. तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स तो इसमें कितना n, जैसे यहाँ हो गया m1 m2 m3 m4, इसी तरह से क्या हो गया mn। देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड ईच पार्टिकल हैज डिफरेंट मासेस, m1 m2 m3 ये मासेस है, और m1 जो मास है तो यहाँ ओरिजिन से क्या होगा, ये पोजीशन वेक्टर, दैट इज r1 r2 r3 एंड सो ऑन। इस तरह से ये पोजीशन वेक्टर्स हो जाएगा सारे पार्टिकल्स का। इसमें से हम लोग ith पार्टिकल कंसीडर करते हैं। ith पार्टिकल जैसे कि यहाँ कोई पार्टिकल है, ith पार्टिकल जिसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, और एक पोजीशन सेंटर ऑफ मास, इस सेंटर ऑफ मास, इसका इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, तो उस सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो r होगा। ये कंसीडर किया हम लोग पिछले क्लास में, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी, ये कंसीडर किया। तो यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास जो हो जाएगा, दैट इज mr, वो mr, ये क्या होगा, समेशन ऑफ मास ith पार्टिकल का और पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल का, ये हो जाएगा। इसी को हम लोग आगे एडिशन फॉर्म में लिखेंगे, समेशन फॉर्म में लिखा गया, दैट मींस फॉर i m1 r1 m2 r2 m3 r3 प्लस डॉट 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 प्लस mn rn। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वेशन ऑफ आ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, एंड पार्टिकल्स है, इसमें इक्वेशन 1 हो गया। ये सारा टॉपिक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t। तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा हमें
वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो ये m dr बाई dt हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ क्या हो जाएगा m1 dr1 dt प्लस m2 dr2 बाई dt प्लस डॉट 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 प्लस mn drn बाई dt। ये हो जाएगा, ये इस तरह का हम लोग यहाँ ले सकते हैं। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा m और dr बाई dt क्या आ जाएगा, v हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। और ये क्या आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट 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 प्लस mn vn हो जाएगा, where v1 v2 v3 vn these are the velocities of the particles and particles। इन सब particles का velocities equation 2 हो गया। So mass into velocity is what? Momentum। ये momentum that is the sum of the momenta of the individual particles। सारे particles का sum अगर करेंगे momentum का तो क्या आ जाएगा, total momentum m into v that is mass and velocity of center of mass। the center of mass का velocity और mass of the rigid body or system of particles का जो product होगा that is total momentum is equal to the sum of the momenta of the system of particles। तो ये equal हो जाएगा इक्वेशन 2। इसको हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर देंगे। तो यहाँ पे फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग, ये एक तरह का क्या आ गया, P हो गया, P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। तो नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पहले लेंगे, पहले यहाँ वेलोसिटी टर्म ले लिए, फिर यहाँ एक्सीलरेशन टर्म। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, दिस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। देन वी गेट m dv by dt इक्वल टू m1 dv1 by dt प्लस m2 dv2 by dt प्लस डॉट 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 प्लस mn dvm by dt। ये आ जा रहा है। So it is written as that is m dv by dt is what, acceleration, this is a, and m1 into a1 plus m2 into a2 plus dot 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 plus mn into an, equation 3। that is mass into acceleration is what, the force। और ये जो फोर्स होगा ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये जो फोर्स होगा एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है एज वेल एज इंटरनल फोर्स हो सकता है। एंड द फोर्स ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज द सम ऑफ द फोर्सेस ऑन इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स में जो फोर्सेस लगेगा उसका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। एंड दिस इज रिटन एज दैट इज f is written as f1 plus f2 plus f3 plus plus fn। दिस इज इक्वेशन। तो नेट फोर्स टोटल यहाँ जो फोर्स हो गया, फोर्स क्या आ जाएगा, बट हियर ये जो फोर्स होगा F वो क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा प्लस F इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो बिकॉज इंटरनल फोर्स से क्या हो जाता है कि कोई यहाँ पे पार्टिकल्स जैसे m1 है तो m1 के जस्ट ऑपोजिट यहाँ कोई दूसरा पार्टिकल्स होगा, m1 में इस तरह का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा जिसका वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। एंड उसमें जो फोर्स लगाएगा वो क्या करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाएगा। दैट इज फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो जितना भी ये पार्टिकल्स है, ये सब सारे पार्टिकल्स एक दूसरे पे क्या लगाता है, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन लगाएगा। सो द सम ऑफ द ऑल फोर्सेस इंटरनली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इंटरनल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट इज ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस देयर इज नो कॉज ऑफ मोशन, कोई मोशन में कॉज नहीं, यानी कि कोई मोशन नहीं होगा। दैट मीन्स फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस देयर इज नो मोशन, ये हो जाएगा। तो ओनली क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। क्योंकि इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को क्या करेगा, फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ। एंड हेंस
the applied force. Due to the application of the applied force, the system of particles will accelerate. ये system of particles क्या करेगा? Accelerate करेगा acceleration A से. When external force is applied. जब external force and this acceleration is along the direction of the external force applied. जिस डायरेक्शन में external force apply होगा उसी डायरेक्शन में acceleration हो जाएगा. जब उसी डायरेक्शन में acceleration हो जाएगा तो सारे forces particles पे इस तरह लगेगा और वो सारे उस डायरेक्शन में मूव करेगा. तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस का क्या हो गया? सम हो गया. तो सिंपली यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस लगेगा. सो दिस इज द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड द फोर्स ऑफ अ सेंटर ऑफ मास. किसी ऑफ अ रिजिड बॉडी, किसी भी रिजिड बॉडी का ये क्या है? सेंटर ऑफ मास है, यानी कि मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास है. तो इस तरह का हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी अगर प्रोजेक्टाइल है, लेट्स कंसीडर अ प्रोजेक्टाइल. Projectile motion. This is the x-axis and this is y-axis. Two-dimensional projectile motion is a very good example of an two-dimensional motion, that is motion in a plane. And this is this. Let's consider a projectile is projected with an angle theta with x-axis, and after some time during its path the projectile explodes. ये प्रोजेक्टाइल क्या हो जाता है? एक्सप्लोड हो जा रहा है या स्प्लिट हो जा रहा है. जब स्प्लिट हो जाएगा, मान लेते हैं इस पोजीशन पे स्प्लिट हो गया और इस पोजीशन स्प्लिट हो गया, दैट मींस कुछ पार्ट किधर चला गया? इधर चला गया और कुछ पार्ट इधर चला गया. ये दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा, जैसे इसका मास m1, टोटल मास कितना है? इसका मास m1 हो जा रहा है, इसका मास m2 हो जा रहा है. तो इस m1 और m2 का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां लाई करेगा? द ओरिजिनल पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल. तो ओरिजिनल पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज व्हाट? द पैराबोलिक पाथ है. तो ये सेंटर ऑफ मास होगा इस फ्रेगमेंट्स का. ये जो फ्रेगमेंट्स है, ये जो टुकड़ा है, ये प्रोजेक्टाइल का जो दो अलग अलग टुकड़ा में आ गया, दैट इज फ्रेगमेंट्स में आ गया. तो इसका मास m1 m2 है. तो द सेंटर ऑफ मास ऑफ m1 एंड m2 इज ऑलवेज लाइज ऑन द पैराबोलिक पाथ. ये जो पैराबोलिक पाथ होगा वहां पे, जैसे यहाँ पे कहीं गिरेगा, फिर ये यहाँ आएगा, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? यहाँ पे लाई करेगा. दैट इज दिस इज द सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? ऑन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पैराबोलिक पाथ. यह पैराबोलिक पाथ का जो ट्रेजेक्ट्री होगा उसमें लिख सकते हैं, या उस पाथ में लाई करेगा. तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का ये था सेंटर ऑफ मास. जब ये फ्रेगमेंट यानी कि स्प्लिट हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा ड्यूरिंग एक्सप्लोजन, ड्यूरिंग या आफ्टर एक्सप्लोजन. सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन द पैराबोलिक पाथ. तो ये था. अब ना हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? जैसा कि हम लोग इक्वेशन 2 में आया था, लीनियर मोमेंटम. नेक्स्ट टॉपिक, दूसरा टॉपिक है. ये पहला टॉपिक था, ये दूसरा टॉपिक है. लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम हम लोग देखेंगे. तो क्या है? P इक्वल टू व्हाट? mv होता है, वेयर m इज व्हाट? मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स and v is velocity of the center of mass, that is m into v. तो मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट को बोलते हैं लीनियर मोमेंटम. और मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज m and velocity is center of mass. Velocity of center of mass is v, then the momentum is m into v. तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं लीनियर मोमेंटम को. अब हम लोग जानते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स
second law. We know that the force applied, external force equal to external force, the force applied is directly proportional to क्या, equal to क्या आ जाता है, the rate of change of linear momentum, and this is m times dp dv, यहाँ पे m ये हो गया, that is यहाँ पे m dv by dt ये लिख सकते हैं, and m हो गया, dv by dt is what, dv by dt is acceleration a, so the external force F equal to what, this may be external force and external force is mass into acceleration. This is equation 5. इक्वेशन 4 था, इक्वेशन 5 हो गया। तो यहाँ से मोमेंटम से हम लोग निकाल चुके हैं क्या, एक्सटर्नल फोर्स जो था, एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन आ जाएगा, और ये जो मोमेंटम होगा जो कि हम लोग पिछले टॉपिक में अभी हम बताए थे कुछ देर पहले कि जो टोटल मोमेंटम P जो होता है वो क्या होता है, P1, दैट मीन्स ये था mv इक्वल टू mv, यानी एक बार इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने के बाद आया था mv इक्वल टू m1 v1 m2 v2 m3 v3 प्लस प्लस mn vn, ये आया था सेकेंड इक्वेशन में था, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, p बोलते हैं, और p इक्वल टू व्हाट, p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस प्लस vn, दैट इज इक्वेशन 2 था। अब इक्वेशन 2 इसको आप बता सकते हैं 5 इक्वेशन 6 होता है, बिकॉज इक्वेशन 3 इज एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन ये था, मास इनटू एक्सेलरेशन। So the total momentum of the system of particle is the sum of the momentum. You can P1, P2, P3, sum of the momentum of the individual particles. तो individual particles का sum of the momentum जो है वो क्या है, total momentum हो जाएगा, ये हो जाता है। अब यह जो आ रहा है F, इसको डिफरेंशिएट जो करे थे इक्वेशन 2 को जब डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि ये P को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या आ जा रहा है, दैट इज फोर्स according to Newton Newton second law से force equal to dp by dt, that is the rate of change of momentum, linear moment. The rate of change of linear momentum is what, mass into the rate of change of velocity, that is mass into acceleration. अब ये external force अगर जीरो हो जाए, that means when there is no any external force acts on a system of particles, then what happens, the momentum remains conserved. तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, व्हेन दैट इज f इक्वल टू यहाँ 0 कर देते हैं यहाँ पे, इफ द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज 0 हो जाएगा, दैट इज F external is 0. It means what? It means dp by dt is 0. ये dp by dt, that is the rate of change of momentum is 0. अगर dp by dt 0 है, that means यहाँ से क्या कर सकते हैं, dp 0 हो जाएगा, dp 0 का that means change in momentum is 0. Change in momentum 0, that means क्या हो जाएगा, momentum is constant. ये क्या हो जाएगा, momentum constant हो जाएगा। मोमेंटम कांस्टेंट का क्या मतलब है कि जितना इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम होगा, दैट इज P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम जितना होगा फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, यानी कि m v I इक्वल टू m v फाइनल, ये इक्वल होगा, इस तरह से इक्वल मोमेंटम आ जाएगा, दैट मीन्स ये मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। जब कोई फोर्स नहीं लगेगा तब क्या आ जाएगा, मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, दैट मींस एक्सटर्नल फोर्स क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तब उस समय मोमेंटम क्या, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, ट्रेजेक्ट्री, जैसे कि कोई ये रेडॉन है, रेडियल, तो रेडियल है यहाँ पे,
आर है, और ये क्या हो रहा है, स्प्लिट हो जा रहा है या एक्सप्लोड हो जा रहा है। तो एक्सप्लोड हो जाएगा तो कुछ इधर चला गया, रेडॉन बनता है आर एन, और एक कुछ इधर चला गया मान लेते हीलियम मान लीजिए। तो ये फिर उसी जैसा कि रेडॉन है तो इसका इनिशियल पाथ क्या था, अलोंग एक्स एक्सिस मान सकते हैं। सो आफ्टर एक्सप्लोजन व्हाट हैपेंस, देयर that is the fragments have the center of mass lying on the line of the initial of path of the रेडियन। तो रेडियन का जो इनिशियल पाथ होगा उस इनिशियल पाथ में इसका सेंटर ऑफ मास लाइन रहेगी, जैसे इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा। दैट मीन्स अगर कोई फ्रेगमेंट्स होता है एक्सप्लोजन के बाद से वो टूट जाता है अलग अलग टुकड़े में, तो दो या दो से ज़्यादा टुकड़े में अगर वो टूट जा रहा है तो उन सब का जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, तो इनिशियल जो पाथ जो होगा या इनिशियल जो डायरेक्शन था या इनिशियल पाथ में ही लाई करेगा उसका सेंटर ऑफ मास। तो इस तरह से कहीं इधर चला जाएगा, कहीं दूर जाएगा, फिर ये कहीं इधर दूर जाएगा, तो इस तरह भी सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, उसी लाइन पे जो ओरिजिनल लाइन था या इनिशियल लाइन था। तो इस तरह का ये सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड सारा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसमें से फिर हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर्स का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। एक्चुअली हम लोग वर्क, एनर्जी एंड पावर में हम लोग डिस्कस किए थे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो अब यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मैकेनिक्स में वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या थ्री वेक्टर्स में हम लोग देखेंगे यूनिट वेक्टर्स जैसे आई जे के होता है। फिर इसी तरह से वेक्टर्स में हम लोग टॉर्क फाइंड आउट करेंगे, उसमें पोजीशन वेक्टर रहता है, फोर्स जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो रहता है उन सब का वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे, जो कि टॉर्क फाइंड आउट करने में या कोई भी रोटेशन मैकेनिक्स है तो उसमें से हम लोग स्पीड या वेलोसिटी या कोई डायरेक्शन अगर हम लोग फाइंड आउट करना है तो उन सब के लिए हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।